Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Drama. This is our 8th lecture. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्रिस्टोफर मार्लो बिकॉज हम लोगों ने आज न्यू प्ले स्टार्ट करना है. न्यू प्ले हमारा जो न्यू प्ले का राइटर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को. आप यानी क्रिस्टोफर मार्लो कह लें या फिर किट मार्लो कह लें, यानी कि ये दोनों इनके नाम हैं, क्रिस्टोफर और किट मार्लो. ठीक है, ये जो है इनका नाम है. नेक्स्ट अगर हम इनकी एज़ यूजुअल डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1564 एंड डेट ऑफ डेथ 1593. मीन्स के पैदा हुए थे ये 1564 में और इनकी डेथ हुई है 1593 में. आप देख सकते हैं एज इनकी जो है वो बहुत छोटी एज में ही इनकी डेथ हो गई है. अच्छा, एलिजाबेथन एज में ये राइटर जो हैं, ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं. ड्रामाटिस्ट आप इन्हें कह लें, प्ले राइटर कह लें, जो भी हैं ये एलिजाबेथन एज से जो हैं वो बिलोंग करते हैं. तो आपको ये चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है और माइंड में भी रखनी है कि कौन सा राइटर कौन सी एज में बिलोंग करता है. ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल MCQs हैं, कोई भी आप टेस्ट देने के लिए गए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं. तो आपको ये चीज़ माइंड में होगी कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं तो ही आप उसको आंसर कर पाओगे. फेमस ब्रिटिश प्ले राइट है, मीन्स के ये ब्रिटिश थे. ठीक है, कुछ अमेरिकन प्ले राइट्स भी हैं, कुछ ब्रिटिश भी हैं. तो ये भी चीज़ आप माइंड में रखें कि कौन सा अमेरिकन है कौन सा ब्रिटिश है, जिनका आपको पता लग सकता है. तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये ब्रिटिश प्ले राइट थे. अच्छा, और क्या है इनका मोस्ट फेमस ट्रेजिडियन ऑफ हिज डे. ये जो थे ये ट्रेजिडीज़ लिखते थे. इनका सारा जो फोकस है वो ट्रेजिडीज़ पे ही बिलोंग करता था. मीन्स के अक्सर आपने शेक्सपियर का सुना होगा कि वो ट्रेजिडीज़ भी उन्होंने लिखी हैं, कॉमेडीज़ भी लिखी हैं. ठीक, तो जिस तरह आपको पता है कि प्ले हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, ट्रेजिडी होती है, कॉमेडी होती है. तो ये जो थे ये यानी ट्रेजी कॉमेडी भी हो सकती है. मीन्स आगे फर्दर काफ़ी सारी टाइम्स हैं, लेकिन बेसिक जो है वो 2 ही होती हैं कि ट्रेजिडी है या कॉमेडी है. ठीक, तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे ये जो थे ट्रेजिडियन थे, मीन्स के ट्रेजिडीज़ लिखते थे. ठीक है, और इनको आप कह सकते हैं कि फेमस ट्रेजिडियन ऑफ हिज डे, मीन्स के जिस एज में वो बिलोंग करते हैं या जिस टाइम उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम के वो फेमस ट्रेजिडियन थे. ठीक, मार्लो की अगर हम बर्थ प्लेस की बात करें तो वो कैंटरबरी है. मींस के मार्लो वाज बॉर्न इन कैंटरबरी, जो प्लेस है जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, क्योंकि एज तो हमें पता चल गई ना कि कब पैदा हुए थे. 1564 में बॉर्न हुए थे. अगर प्लेस की बात करें तो वो प्लेस है कैंटरबरी. अच्छा, इनके फादर जो थे वो शू मेकर थे और इनके फादर का नाम है जॉन मार्लो और मदर जो है इनकी उनका नाम है कैथरीन. अब अगर देखा जाए तो ये इनकी जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि ये कैंटरबरी में पैदा हुए. फादर इनके शू मेकर थे जिनका नाम था जॉन मार्लो, मदर इनकी जो थी वो थी कैथरीन. ठीक है. अच्छा, अगर अब हम बात करें कि जिस तरह से शू मेकर हैं ये, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनका जो स्टेटस था वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं आपके हाई फाई नहीं था. ये नोबिलिटी से बिलोंग नहीं करते थे, ये नोबल नहीं थे, ये अरिस्टोक्रेट नहीं थे. ये जो थे एक नॉर्मल या नॉर्मल से भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे लेवल के जो लोग होते हैं उनसे ये बिलोंग करते थे. क्योंकि शू मेकर थे इनके फादर, तो आप खुद देख लें कि वो कौन से स्टेटस, किस किस्म का इनका स्टेटस होगा. तो इस चीज़ से आपको मैं ये सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता लग जाए. अगर आपको ये माइंड में रहेगा कि इनके फादर शू मेकर थे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मार्लो जो है वो किस किस्म की फैमिली से या किस स्टेटस से बिलोंग करता था. ठीक है ना. तो जब शू मेकर है इनका फादर तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हाई फाई या लग्जूरियस लाइफ जो थी वो उससे बिलोंग नहीं करते. अच्छा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ हमें नोन नहीं है, मीन्स कि हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है. अच्छा, तो अब हम इसकी ना डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बात करेंगे. देखिए, हमें पता, मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1564. ठीक है, लेकिन हमें इनकी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं पता. मीन्स कि मैंने आपको उसके साथ बर्थ मंथ और जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं बताई, मैंने आपको जस्ट ईयर बताया क्योंकि हमें जो इनकी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है वो मालूम नहीं है कि मार्लो कौन सी मंथ की कौन सी डेट को पैदा हुए, हमें ये कंफर्म नहीं है. तो हमें जो ये भी डेट पता चली है 1564 के, 1564 में ईयर था जब ये पैदा हुए हैं, वो इस तरह से पता चली है कि इनकी जो बैप्टाइज इनको किया गया था, जो क्रिश्चियन एक रिचुअल होता है, नेमिंग रिचुअल, इसमें नेम देते हैं चाइल्ड को, तो उस रिचुअल को परफॉर्म किया गया था 26 फरवरी को 1564 में.
तो अब ज़ाहिर सी बात है बेबी को फ़ौरन बॉर्न होते ही तो जो है वो बैप्टिज़म जो है वो नहीं कर देते होते ना। अभी तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, वो 10 डेज़ बाद लेके गए, 15 डेज़ बाद लेके गए, वीक बाद लेके गए, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें कंफर्म डेट इनकी जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये 1564 में पैदा हुए थे। जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1564। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो थे शेक्सपियर से, अब देखें ये पैदा हुए हैं फरवरी और शेक्सपियर पैदा हुए हैं 26 अप्रैल में उनकी बैप्टिज़म हुई है। तो इनका जो है वो 2 मंथ्स का डिफरेंस है शेक्सपियर का और मार्लो का। शेक्सपियर की बैप्टिज़म हुई है 26 अप्रैल में, 1564 ही ईयर है, और मार्लो की जो बैप्टिज़म हुई है वो हुई है 26 फरवरी में, 1564 ही इनका ईयर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दोनों में 2 मंथ्स का जो है वो डिफरेंस है मार्लो में और शेक्सपियर में, जो कि कंटेम्प्रेरी हैं मार्लो के। ठीक है, अच्छा, और इनकी जो हुई है वो बैप्टिज़म, अगर हम शेक्सपियर की बैप्टिज़म देखें तो वही है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। ठीक है, ये प्लेस थी जहाँ पे इनकी बैप्टिज़म हुई थी शेक्सपियर की। अगर हम अब देखें कि मार्लो जो थे वो क्या क्या उन्होंने उनकी आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं लिटरेचर में, तो वो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोइट और ट्रांसलेटर हैं। मींस कि वो उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, इंग्लिश ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने पोइट्री भी की है और वो ट्रांसलेटर भी थे। ठीक है, उन्होंने ट्रांसलेशंस भी की हैं दूसरे वर्क्स की। अब हम देखेंगे कौन कौन से वर्क्स की इन्होंने ट्रांसलेशन की है। ठीक है, और बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एरा से। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये कौन सी एज से, कौन से एरा से बिलोंग करते हैं। तो ये जो थे ये ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे और ट्रांसलेटर थे, और ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एरा से। ठीक, अगर अब हम देखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ट्रेजिडियन है और फेमस ट्रेजिडियन थे अपने टाइम के, जिस टाइम में इन्होंने लिखा है। तो अगर हम देखें तो शेक्सपियर भी तो ट्रेजिडियन है और फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो शेक्सपियर के बाद जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेजिडियन हैं वो है मार्लो। ठीक है, यानी कि एलिजाबेथन एरा में, क्योंकि ड्रामास थे, तो एलिजाबेथन एरा में जो फेमस ट्रेजिडियन हैं वो है मार्लो। शेक्सपियर के बाद जो फेमस हैं सबसे ज़्यादा, वो अपनी ट्रेजिडीज़ के लिए फेमस हैं, और वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये शेक्सपियर और जो क्रिस्टोफर मार्लो थे ये दोनों एक ही एज से बिलोंग करते थे। और शेक्सपियर जिस तरह से फेमस है, इसी तरह से एक बहुत जो मार्लो हैं वो भी बहुत फेमस ट्रेजिडियन हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ब्लैंक वर्स। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे पता चली है वो ये है कि इन्होंने जो राइटिंग की है, वो जो भी इन्होंने ड्रामाज लिखे हैं वो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने जो राइटिंग स्टाइल चूज़ किया था फॉर हिज ट्रेजिडीज़ और फॉर हिज ड्रामाज वो था ब्लैंक वर्ड्स। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है अपनी जो आप कह सकते हैं लिटरेरी वर्क्स थे उनको। हिज ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट। ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट का मतलब ये है कि इन्होंने अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिखाया है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिखाया है। अब वो एम्बिशन किस चीज़ का है? वो पावर का एम्बिशन हो सकता है, वो मनी का एम्बिशन हो सकता है, वो लस्ट का एम्बिशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनका प्लॉट किस तरह का था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इनके जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, मीन्स के जितने भी इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं अपने प्लेज के, ड्रामास के, वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा ओवर रीचिंग थे। और ओवर रीचिंग को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ओवर रीचिंग का मतलब होता है ओवर एम्बिशियस, और आप कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस, कि जो भी चीज़ उसको उसके जिस चीज़ का वो एम्बिशन करता है उसको वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। और ये जब आप डॉक्टर फॉस्टर जो हमारा प्ले है नेक्स्ट वो रीड करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर जो होता है वो किस तरह का होता है, कि वो उसकी जो भी उसके रीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मीन्स हैं, वो उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए। और वो एम्बिशन पावर का हो सकता है, मनी का हो सकता है, लस्ट, वोमेन, वट एवर इट इज़। ठीक है, हिज मिस्टीरियस डेथ। इनकी जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। हमें जिस तरह से अक्सर लोगों की डेथ के बारे में मैंने आपको जितने भी हम लोगों ने राइटर्स पढ़े हैं, पोइट्स पढ़े हैं, तो मैंने आपको हर चीज़ का बताया कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ कैसे थी, डेट ऑफ डेथ कैसे थी। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इनकी डेथ जो थी वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। हमें कंफर्म नहीं पता कि इनकी डेथ किस तरह से हुई। ठीक है ना। और इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर शेक्सपियर। और इनकी डेथ हुई कहाँ है? कैंटरबरी में हुई थी, और शेक्सपियर से फ्यू मंथ्स बिफोर, मीन्स के शेक्सपियर से कुछ मंथ्स पहले ही इनकी डेथ हुई थी। और हमें ये नहीं पता कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, कंफर्म नहीं है हमें। ठीक है, उसके बारे में डिफरेंट क्रिटिक्स की डिफरेंट राय ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है कि इनकी डेथ हुई कैसे थी। और हुई कुछ शेक्सपियर जो हैं वो जो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, उनसे कुछ मंथ पहले हुई थी इनकी डेथ।
अच्छा, अगर अब हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन कहाँ हुई है इनकी और किस तरह से हुई है और कितनी एजुकेशन है, तो अब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो हासिल की थी वो की थी किंग्स स्कूल से। मींस के इन्होंने जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट की या अर्ली एजुकेशन जो इनकी थी वो जिस स्कूल से हुई है उसका नाम है किंग्स स्कूल। अब उसके बाद या तो इन्हें स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप हुई या फिर जिस तरह से डिफरेंट टेस्ट होते हैं इन्होंने टेस्ट दिया होगा कोई और वहाँ से इन्हें अवार्ड हुई थी स्कॉलरशिप, और उस स्कॉलरशिप की ने इन्हें एनेबल किया था कि ये जो है ये कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था। आप लोगों को मैंने इनका फैमिली बैकग्राउंड इसीलिए बताया था कि आपको पता लग जाए कि उस फैमिली बैकग्राउंड के साथ हायर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इन्होंने जो है वो हायर एजुकेशन इसीलिए हासिल की क्योंकि इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है, स्कॉलरशिप इन्हें अवार्ड हुई थी जिसकी वजह से इनका कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन हुआ और उसी स्कॉलरशिप की बेस पे इन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। अगर अब हम हायर एजुकेशन की टाइमिंग देखें कि इनकी हायर एजुकेशन कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, तो दैट इज़ 1580 से 1587। मीन्स के ये जो उनसे 7 ईयर्स हैं 1580 से 87 तक इन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। इनका एडमिशन 1580 से इन्होंने स्टार्ट की ना, तो जो फर्स्ट इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की थी वो इन्होंने हासिल की थी 1584 में। 1584 में इन्हें बैचलर की डिग्री मिली। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की लेकिन वो इन्हें मिली 1587 में, और वो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के बाद और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना देने की कोशिश की गई, उसे रोकने की कोशिश की गई डिग्री को, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। यानी कि इन्हें मास्टर जो बैचलर्स की डिग्री है वो 1584 में जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और बाकी स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड की गई तो इन्हें भी अवार्ड की गई। लेकिन जब इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो इनको जो डिग्री है वो अवार्ड करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। मीन्स के कह सकते हैं आपके जो फैकल्टी थी वो इनको डिग्री अवार्ड नहीं करना चाह रही थी, इनकी डिग्री जो है वो हेल्ड करना चाह रही थी। और वो रीज़न्स क्या थी, बेस बनाया गया था कि इनकी फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस थी। मीन्स के इन्होंने क्लासेस बहुत ज़्यादा स्किप की थी, और इसके साथ साथ कुछ स्पेकुलेशंस थी। मीन्स के जो कॉलेज था उसके डाउट्स थे, वो इनको डिग्री नहीं देना चाह रहे थे, वो इनकी जो डिग्री है वो रोकना चाह रहे थे। और उन्होंने बेस बनाई थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एब्सेंसीज की हैं। मीन्स के बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं, इन्होंने क्लासेस को मिस किया है, क्लासेस इन्होंने स्किप की है। और स्पेकुलेशंस क्या थी, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस थी इस बारे में इनकी। असल जो मेन रीज़न थी, जो मेन स्पेकुलेशन थी वो ये थी कि ये कन्वर्ट कर गए हैं रोमन कैथोलिज्म की तरफ। मीन्स कि इन्होंने अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया है, ये रोमन कैथोलिज्म की तरफ कन्वर्ट कर गए हैं। और एजम्पशंस थी, मीन्स के गेसेस थे कि ये जो कॉलेज है कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ये छोड़ने के बाद अपनी डिग्री लेने के बाद बहुत जल्द किसी और कॉलेज में किसी और जगह पर एडमिशन ले लेंगे। तो कॉलेज इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा था। कॉलेज नहीं चाहता था कि ये जो है ये किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन लें, या रिलीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उन डेज़ में, उस एज में, उस एरा में। तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट ना करें। ठीक, वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे कि रिलीजन की इनकी कन्वर्जन ना हो, किसी और रिलीजन में ये चेंज ना हो जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि उस एज में रिलीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस और इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1584 में इनको इनकी बैचलर की डिग्री तो फ़ौरन ही जैसे इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की इनको दे दी गई, लेकिन इनकी जो मास्टर्स की डिग्री थी उसे उसको रोका गया। उसके जो रीज़न बनाई गई वो ये बनाई गई कि इनकी बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज़ हैं क्लास में, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस की हैं। लेकिन जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि एज्यूम ये किया जा रहा था कि इन्होंने अपना रिलीजन जो है वो रोमन कैथोलिज्म की तरफ चेंज कर लिया है, और ये जैसे ही इनको डिग्री अवार्ड की जाएगी तो ये इस कॉलेज को छोड़ के, कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज को छोड़ के किसी और जगह पर किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो जो इनका फर्स्ट ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का, जो फर्स्ट प्ले जो इन्होंने लिखा, जो फर्स्ट ड्रामा इन्होंने लिखा उसका नाम है डिडो, क्वीन ऑफ कैथरेज। ठीक है, लेकिन ये इनका सोलली, या आप कह सकते हैं ना एक बंदा अकेला काम करता ना, ये वो नहीं था, ये कोलैबोरेशन में था। मीन्स के इनके साथ एक और राइटर भी थे जिन्होंने ये प्ले जो है लिखने में इनकी मदद की, या उन्होंने भी इस प्ले में अपनी जो है वो इनपुट दी। तो वो कोलैबोरेशन इनकी थी थॉमस नैश के साथ वाइल स्टडिंग इन द कैम्ब्रिज। ठीक है, जब ये कैम्ब्रिज में स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने थॉमस नैश के साथ प्ले लिखा था, और वो प्ले था डिडो क्वीन ऑफ कैथरेज, और वही हम लोग इनका फर्स्ट प्ले, मीन्स के विद कोलैबोरेशन फर्स्ट प्ले मानते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जो कि एक अकेला प्ले जो सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा हो, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा था और वो कब परफॉर्म हुआ।
आपको पहले भी पता है कि ये जो से प्लेज हैं ये राइट किए जाते थे तो इनको परफॉर्म किया जाता था स्टेज पर, जिस एज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लेज जो हैं वो स्टेज पे परफॉर्म होते थे। यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स की, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो आप समझ सकते हैं हेड थे या किंग थे या सन थे यूनिवर्सिटी विट्स के। और इसके अलावा जो मेंबर्स थे तमाम, जो इनके साथ इनके स्कॉलर्स जो थे, जो मेंबर्स थे, वो तमाम के तमाम इनके साथ थे और इनको कहते हैं सन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये कहते थे या जैसे जैसे ये मूव करते थे वैसे ही सनफ्लावर्स जैसे मूव करते हैं वैसे जो बाकी स्कॉलर्स थे वो इनके साथ वैसे ही मूव करते थे। और मेन जो काम इन किया जिन यूनिवर्सिटी विट्स जौन से हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया या फेमस काम किया, वो क्रिस्टोफर मार्लो ही थे। बाकी इसके अलावा जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी काम किया, वो भी फेमस हुए, लेकिन इतने नहीं जितने कि क्रिस्टोफर मार्लो थे। अच्छा, तो इनका फर्स्ट प्ले जो था क्वीन ऑफ डीडो, वो डीडो द क्वीन ऑफ कैथरिज, वो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा, लेकिन मीन्स के विद द हेल्प ऑफ या विद द इनपुट ऑफ थॉमस नैश। तो इसको हम सोलली जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट प्ले नहीं कह सकते, ठीक है। और ये परफॉर्म कहाँ हुआ था? ये परफॉर्म हुआ था चैपल में, चिल्ड्रन ऑफ चैपल, परफॉर्म बाय चिल्ड्रन ऑफ चैपल एंड नॉट ऑन रेगुलर प्ले, बट नॉट ऑन रेगुलर प्ले, यानी कि मीन्स के इसको रेगुलर प्ले की तरह थिएटर में या स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया गया था। इसको चैपल में, मीन्स के चैपल आप चर्च को एक कह सकते हैं एक टाइप, वहाँ पे परफॉर्म किया गया था। स्टूडेंट्स भी चर्च के ही थे जिन्होंने इसको परफॉर्मेंस की थी, डीडो द क्वीन ऑफ कैथरिज की, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक फर्स्ट प्ले या रेगुलर प्ले जो है वो नहीं कहते हम। और ये पब्लिश हुआ था 1594 में। तो डीडो क्वीन ऑफ कैथरिज जो है वो थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मार्लो की कोलैबोरेशन में राइट किया गया था, पब्लिश हुआ था 1594 में। इसको एज अ रेगुलर प्ले स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया गया था, बल्कि इसको चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे थे चैपल के, उन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। जो क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट प्ले रेगुलर परफॉर्म किया गया था, एक रेगुलर प्ले की तरह स्टेज पे परफॉर्म किया गया था, वो किया गया था लंदन में 1587 में, और वो प्ले था टैम्बरलेन द ग्रेट, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट प्ले जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट प्ले, तो आप कह सकते हैं टैम्बरलेन द ग्रेट है, और वो जो है वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था लंदन में स्टेज पर 1587 में। और ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें इन्फॉर्मेशन ये उन डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमें ये कि इसका फर्स्ट प्ले कौन सा था और कौन सा कोलैबोरेशन में था, कौन सा सोल इन्होंने खुद लिखा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स से मिली है अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो। अच्छा, जो टैम्बरलेन द ग्रेट जो प्ले है वो किस बारे में था? वो जो था वो कॉन्क्यूरर ऑफ तैमूर, जो हमने तैमूर के बारे में आपने सुना होगा, कॉन्क्यूरर ऑफ तैमूर, उसके बारे में था कि हु राइजेस फ्रॉम शेफर्ड टू अ वॉरियर, कि किस तरह से वो एक चरवाहे से एक जो है वो जंगजू बना एक, और उन्होंने किस तरह से जो है वो मीन्स के फतूहात किस तरह से की रिगार्डिंग इस, मतलब इस उनके ऊपर ये जो टैम्बरलेन द ग्रेट प्ले है वो कॉन्क्यूरर तैमूर के ऊपर बेस करता है। और असल में वो है कैसे कि वो किस तरह से एक चरवाहा से, एक शेफर्ड से एक वॉरियर बने, तो वो स्टोरी जो है वो इस बारे में है, ठीक है। ये मैंने आपको आपकी आसानी के लिए बताई है ताकि आपको ये चीज़ जो याद रहे कि टैम्बरलेन द ग्रेट जो है वो इन्होंने लिखा था और फर्स्ट टाइम वही एज अ रेगुलर प्ले जो है वो स्टेज पे परफॉर्म हुआ था। अच्छा, और ये क्या है? ये फर्स्ट इंग्लिश प्लेस है इन द ब्लैंक वर्स। मैंने आपको पहले बताया क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्लेस लिखे हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं, तो अगर टैम्बरलेन द ग्रेट को हम इनका फर्स्ट प्ले रिगार्ड करें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। 2 पार्ट्स हैं टैम्बरलेन द ग्रेट के। टैम्बरलेन वर्स पब्लिश इन 1590 में और ओनली प्ले टू बी पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ। और ये जो है मतलब टैम्बरलेन द ग्रेट जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद क्या है, ये 1590 में जो है ये पब्लिश हुआ था, और ये वो वाहिद प्ले है टैम्बरलेन द ग्रेट जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ के दौरान ही जो है वो पब्लिश हो गया था। मीन्स के बाकी जो इन्होंने इतने सारे प्लेस लिखे हैं वो इनकी लाइफ के दौरान पब्लिश नहीं हुए, इनकी डेथ के बाद वो पब्लिश हुए हैं। तो टैम्बरलेन द ग्रेट है, उसकी इंपॉर्टेंस भी इसीलिए ज़्यादा है कि वो वाहिद वो प्ले है जो कि जब अभी क्रिस्टोफर मार्लो ज़िंदा ही थे ये प्ले जो है वो पब्लिश हो गया था। अच्छा, ऑल मार्लोज अदर वर्क वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाकी तमाम जितने भी वर्क्स हैं इनके वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्क्स और कौन कौन से हैं? ज्यू ऑफ माल्टा जो है ये परफॉर्म हुआ था 1592 में।
एडवर्ड टू जो है ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री है, स्टोरी ऑफ किंग एडवर्ड टू। अब ये देखें, ये इन्होंने हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है। ये जो प्ले है इन्होंने, ये एडवर्ड टू, ये एक हिस्ट्री मीन्स कि इन्होंने हिस्ट्री बेस्ड प्ले है ये, और ये स्टोरी इसमें बताई गई है किंग एडवर्ड टू की। तो पूछा जा सकता है कि एडवर्ड टू जो है ये किस बारे में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एडवर्ड टू जो हिस्ट्री बेस्ड प्ले है, और इसमें स्टोरी या हिस्ट्री किसकी बताई गई है, किंग एडवर्ड टू की। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स आ जाता है, हिस्टोरिया वॉन डी जोहान फॉस्टन चैपबुक। चैपबुक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी आप कह सकते हैं राइटिंग जो कि या स्मॉल पैम्फलेट कॉन्टेनिंग टेल्स बाय पेडलर्स। पेडलर्स जो होते हैं जो मीन्स के ज़ुबानी कहानियाँ सुनाते हैं ना, और जो अक्सर दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, जो डिफरेंट चीज़ें बेच रहे होते हैं वो होते हैं, और फिर अक्सर उनके पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ होती हैं, टेल्स होती हैं सुनाने के लिए, तो उनको कह सकते हैं आप। असल में चैपबुक क्या होता है, चैपबुक एक स्मॉल पेपर कवर्ड बुकलेट होता है। मीन्स के एक जिस तरह हमारे पास जो बुक्स होती हैं इनको एक हार्ड बाइंडिंग होती है इनकी, तो चैप बुक जो होती है वो एक पेपर की कवरिंग वाली बुक होती है, एक पतली सी बुक होती है। मीन्स के उसकी जो बाइंडिंग होती है वो हार्ड नहीं होती, उसको पेपर के अंदर ही रखा जाता है, कुछ इस तरह की नाजुक सी बुक आप कह सकते हैं। पोइम लिखी है इन्होंने एक, और वो है हीरो एंड लिएंडर। ये आपने याद रखना है कि इन्होंने एक पोइम लिखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ड्रामाटिस्ट हैं, ट्रेजिडियन है, तो उसके साथ साथ पोइट भी थे। तो पोइट जो है इन्होंने एक पोइम लिखी है हीरो एंड लिएंडर, ये आपको याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि ये एक पोइम जो है ये इनकम्प्लीट थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लो की जो एक पोइम है वो कौन सी है, हीरो एंड लिएंडर। वो आपसे पूछा जा सकता है कि एक इनकम्प्लीट पोइम है क्रिस्टोफर मार्लो की, उसको कंप्लीट किसने किया। तो ये भी याद होना चाहिए, जॉर्ज चैपमैन हैं, उन्होंने इस पोइम को जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है ना, जॉर्ज चैपमैन ने क्रिस्टोफर मार्लो की जो एक इनकम्प्लीट पोइम है हीरो एंड लिएंडर उसको कंप्लीट किया था। ये आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये सारे वो एमसीक्यूज़ हैं जब आप कोई भी टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम लिरिक की बात करें तो उन्होंने एक लिरिक भी लिखी थी जिसका नाम था पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ठीक है, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। मार्लो की वर्क की मेजर थीम्स कौन कौन सी हैं, जो भी इन्होंने राइटिंग की है, जो भी इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, उनकी मेजर थीम कौन सी है। तो बेटा मेजर थीम इनकी बहुत सिंपल सी है, पावर एंड एम्बिशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इनके जो हीरो होते हैं वो ओवर रीचिंग होते हैं, मीन्स ओवर एम्बिशियस होते हैं। तो इनकी जो वर्क की थीम्स हैं, जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं, उनकी जो मेजर थीम है वो यही है कि पावर और एम्बिशन का स्ट्रगल दिखा रहे हैं पावर किस तरह से हासिल की जा रही है, एम्बिशन कैसा है, उस एम्बिशन को या उस गोल को जो अचीव करने के लिए हीरो क्या क्या कुछ कर रहा है। अगर हम लाइफ की बात करें तो ऑन संडे May 20, 1593, 10 डेज बिफोर ही डाइड, सिर्फ 10 दिन पहले इनकी डेथ से, मीन्स कि इनको पता तो नहीं था इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को क्योंकि रिकॉर्ड्स मिले हैं तो हमें पता है कि सिर्फ 10 दिन पहले इनकी डेथ से मार्लो को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर एथीज़म। एथीज़म का मतलब ये होता है कि जो इंसान गॉड पे बिलीव ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानता ही नहीं है, उसे हम एथीस्ट कहते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव ही नहीं करता कि कोई गॉड है। ठीक है, तो अरेस्ट कर लिया गया था एथीज़म के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उस ज़माने में रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझा जाता था, रीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो जब इन्फॉर्मेशन मिली कि इनको ये एथीस्ट की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं या एथीस्ट बन गए हैं, या कुछ इनको डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब भेजे गए थे, तो उस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया, विच वॉज टेकन वेरी सीरियसली देन। मैंने आपको पहले बताया कि एथीज़म या कन्वर्शन ऑफ रिलीजन जो है उस टाइम बहुत सीरियसली लिया जाता था। तो इनको अरेस्ट किया गया था 20 मई 1593, जस्ट 10 डेज़ बिफोर हिज डेथ इनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इनको जेल में नहीं डाला गया था और ना ही इनको टॉर्चर किया गया था, बट इनको रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन इनको कहा गया था कि ये डेली रिपोर्ट करेंगे टू एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, लेकिन मीन्स के जेल में नहीं डाला गया, ना इनको टॉर्चर किया गया, बल्कि इनको एक शर्त पर रिहा किया गया था कि ये डेली बेसिस पे जाके एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा जिसको ये रिपोर्ट करेंगे, जिस तरह अटेंडेंस देते हैं ना, इस तरह ये जाके रिपोर्ट करेंगे उसको डेली। He was said to be a secret agent। ये एक और एजम्पशन है इनके बारे में। इनको कहा गया कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट एजेंट थे फॉर सर फ्रांसिस वेलिंगटन की, जो फ्रांसिस वेलिंगटन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसके अंदर क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो एज अ सीक्रेट एजेंट जो है वो काम करते थे। लेकिन इस चीज़ का भी कोई प्रूफ या एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तमाम एजम्पशंस हैं, ये तमाम वो एजम्पशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मीन्स के अभी तक मौजूद हैं
इनके बारे में, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनको एज अ सीक्रेट एजेंट भी माना जाता है कि ये एज अ सीक्रेट एजेंट वर्क करते थे सर फ्रांसिस वेलिंगशम्स की इंटेलिजेंस सर्विस के लिए। ये इनको कहा गया कि ये एथीस्ट हो गए हैं, इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इनको 20 मई 1953 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन इनको जेल में नहीं डाला गया था बल्कि इनको रिहा कर दिया गया था इस कंडीशन पर कि ये डेली बेसिस पर आकर एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। अच्छा, अब क्योंकि 20 मई को अरेस्ट किया था और 10 दिन बाद इनकी डेथ हो गई, तो मई 30 1593 में इनको स्टैब किया गया था इन द फोरहेड। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों को इनकी जो है वो डेथ का ना इतना मतलब अंदाज़ा नहीं है कि कैसी हुई और किस तरह से हुई, ठीक। तो इनको सर में कहते हैं कि स्टैब किया गया था, मीन्स के चाकू मारा गया था इनके सर में 30 मई को 1593 में। और कुछ लोगों की ये सजेशंस हैं या ये आप कह सकते हैं एजम्पशंस हैं कि सर वाल्टर रेले जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं मार्लोस के मर्डर के लिए, या कि फिर कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी इनकी असैसिनेशन के लिए। और वो क्यों क्वीन एलिजाबेथ क्यों इनकी असैसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो थे ये एथीस्ट बिहेवियर की वजह से इनके कहा यह जाता है ना कि एथीस्ट हो गए थे, तो एथीस्ट बिहेवियर की वजह से इनको। अच्छा, एक और चीज़ ये आपने खुद कंफर्म करनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो मैंने इसलिए ऐड भी नहीं किया, तो आप खुद सर्च करें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि मिले थे क्रिस्टोफर मार्लो के लिखे हुए कुछ राइटिंग मिली थी जिसके बारे में कहा गया था कि वो प्रूव कर रही हैं कि ये एथीस्ट हो गए हैं, इन्होंने बिलीविंग गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करना ख़त्म कर दिया है, ये छोड़ दिया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ तक मुझे पता है थॉमस किड जो एक और यूनिवर्सिटी विट के स्कॉलर थे उन्होंने प्रोवाइड किए थे। आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या थॉमस किड ही हैं। अच्छा, तो उसके अलावा क्या है, अब मैंने आपको एजम्पशंस बता दी। कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको सर वाल्टर रेले ने मर्डर करवाया था, कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको क्वीन एलिजाबेथ ने असैसिनेट करवाया था। क्यों करवाया था? बिकॉज ऑफ हिज एथीस्ट बिहेवियर। जो भी है, बहरहाल इनकी डेथ हुई थी बाय बीइंग स्टैब्ड इन द फोरहेड। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.